मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लोन की। लोन आजकल इजी मनी है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कहां से लोन लेना चाहिए, कब आपको लोन लेना है और एग्जिट कैसे करना है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश पांडे जी, MD rupiapesa.com। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। मुकेश जी, आजकल लोन जो है वो इजी मनी है और आपके सपनों को साकार भी करता है। तो हम दो कैटेगरी में से बांटेंगे, जो सैलरीड है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिल्कुल। सबसे पहले हम सैलरीड लोगों की बात करते हैं, तो कैसे चुनना चाहिए कि यहाँ से लोन लेना फ़ायदेमंद रहेगा? जैसा आपने शुरुआत में ही बोला, आजकल ना लोन लेना एक बहुत ही ज़्यादा इजी मनी सा हो गया है। लोग अपने लग्जरी, अपने पर्सनल नीड या अपने शो ऑफ को देखते हुए फाइनेंस या किसी भी बैंक से लोन ले रहे होते हैं। तो ज़रूरत आज के टाइम में किसी भी इंडिविजुअल बोरोवर को लोन लेने से पहले सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये उसके लिए नीड है या उसके लिए डिज़ायर है। बिकॉज बहुत बड़ा डिफरेंस है नीड और डिज़ायर में। अगर आप ज़रूरतों के हिसाब से किसी भी तरीके से फाइनेंस ले रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, आज लोगों की एस्पिरेशन है अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, तो वो अपनी नीड बेस है और उनकी इनकम से अलाइंड है, तो फिर बुरा नहीं है। बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट ने और बैंक ने इन्हीं चीज़ों को ज़रूरत को पूरे करने के लिए EMIs है ना, वो आपके छोटे छोटे सपनों को साकार करती है। चाहे हम होम लोन की बात करें, कार लोन की बात करें, एजुकेशन लोन की बात करें, लेकिन कितने तक का, मतलब एक सैलरीड आप बताइए कि इतनी सैलरी में जो है इतने तक का लोन लेना ठीक है, ये हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसके लिए ना फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लैक रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले से। आइडियली अगर हम बात करें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने भी कह के गए हैं, जिन्होंने कभी भी किसी भी फाइनेंस लेने के टाइम पे हमेशा पीछे से डांटते थे कि अननेसेसरी का लोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आज जिस हिसाब से ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है, तो मैं कहना चाहूँगा लोन लेना बुरा नहीं है, लेकिन आपकी इनकम से अलाइंड हो। और मेरा मानना है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 40%, इससे ज़्यादा कि आपकी नेट इनकम से ज़्यादा उसकी EMI नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए अगर आपकी मंथली इनकम है, तो आप 40,000 रुपए तक आराम से EMI पे करने के लिए इन हैंड अगर 1 लाख इन हैंड अगर 1 लाख रुपए है, बिकॉज ये 40,000 रुपए आपकी नीड या थोड़े बहुत डिजायर को लेकर के फुलफिल कर सकती है। तो इसमें सारे लोन आ गए। पता चला आपने 40,000 रुपए तो होम लोन के लिए लिया है और उसके बाद कार और एजुकेशन लोन अलग है। 40,000 शुड बी द मैक्स अमाउंट जो आप अपने नेट इनकम का EMI के लिए लेंगे, और 20 to 30% आपकी सेविंग का भी पोर्शन होना ही होना चाहिए। बाकी 30% में आपको अपनी डे टू डे घर के खर्चे भी पूरे करने हैं। तो आइडियली अगर 100 को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो 40% शुड बी योर EMI, 30% शुड बी योर सेविंग एंड 30% शुड बी योर डे टू डे रिक्वायरमेंट जो भी जो है। सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड में ना हम इनकम को डिफाइन बड़े मुश्किल से कर पाते हैं, बिकॉज इनकी बिजनेस का कोई नेट इनकम हर महीने के हिसाब से नहीं रहता है। बट बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये एनुअल अपनी टर्नओवर के बेसिस पे ये मंथली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर कैलकुलेट करते हैं। तो आइडियली ये तरीका तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी खुद अपने आप से जज कर सकता है कि अगर उसकी महीने की इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंस, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड में एक्सपेंस के बाद जो नेट बच रहा है दैट इज हिज इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंस, उसका 40% to 50% वो EMI में लेके जा सकते हैं, 20 to 30% सेविंग एंड रेस्ट जो उनके डे टू डे उनके बेसिक घर के जो भी रिक्वायरमेंट है, वो अपार्ट फ्रॉम देयर फैक्ट्री ऑफिस जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो तो मैंने पहले ही कवर करके हटा दिए। तो अच्छा, क्या गुड लोन और बैड लोन भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी फाइनेंस लिया, जिसके वजह से बाद में आप पे प्रेशर आने वाला है, 6 महीने बाद, साल भर बाद लगता है कि यार सिर्फ मैं बैंक को EMI पे करे जा रहा हूँ और मेरी इनकम सफिशिएंट नहीं कर पा रही, तो वो बैड लोन है। और अगर आपने प्लान्ड तरीके से फाइनेंस उठाया है, जिसके बाद चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है उस फाइनेंस से उठा के, बीट रियल स्टेट या किसी भी तरीके से, जहां इन्वेस्टमेंट से आपको बाद में कुछ पैसिव इनकम या प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन या इनकम की अप्रिसिएशन है, आप जिससे, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, जिससे बिजनेस आप ग्रो कर पा रहे हो, दैट इज गुड लोन। अगर सैलरीड में बात करो, जिससे आप अपनी सेविंग्स बढ़ा पा रहे हो, घर एक सपना था आपका लेना, एक बार में 1 करोड़ का घर नहीं ले सकते, लेकिन आज का लिया हुआ 1 करोड़ का घर
अगले 2-3-4 साल में 1.5-2 करोड़ का हो गया, तो वो गुड लोन था उस टाइम पे आपका लिया हुआ। क्योंकि आजकल तो हम जैसे इतनी सारी ऐप्स अवेलेबल है जिसमें भी जाते हैं आपका होम लोन अप्रूव हो गया, पर्सनल लोन अप्रूव हो गया, मतलब बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है कि इतनी आसानी से लोन मिल जा रहा है। ऐप के थ्रू जो पर्सनल लोन मिल रहा है ना, मैं उसको बिल्कुल एडवोकेट नहीं करता। बिकॉज क्या होता है कि अभी बात करते करते मेरे को कभी जरूरत लगी 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट चाहिए और कोइंसिडेंटली मुझे वो ऐप दिख गया और मैंने 5 लाख रुपए इम्पल्सिव फिर सारे ले ऑफर्स लिया। वैसे ही आते हैं। वो 5 लाख रुपए ना मेरे ऊपर कब बर्डन बन जाएगा मुझे खुद ही नहीं पता चलेगा। मैंने सोचा कि यार चल 2 महीने में मैं इसको वापस कर दूंगा, 3 महीने में वापस कर दूंगा, लेकिन यहाँ से वो डेट ट्रैप शुरू होता है। एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन, दूसरों को उतारने के लिए तीसरा, फिर क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन, ये फिर एक ट्रैप में फंसना होता है। तो मैं कहता हूँ जब भी आपको लगे कि लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा एक दिन विचार करें कि है तो क्यों है और इससे बाहर कब निकल पाओगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो मैंने एक बिल्कुल फ्रेमवर्क डिजाइन किया हुआ है। हम उनको एक पूरा वर्कबुक देते हैं जिसपे हमारा फ्रेमवर्क है, वेयर फ्रेमवर्क, जिसपे एक बारी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये पब्लिश हुआ था किसी टाइम पे। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, बाकी ये सैलरीड में भी एप्लीकेबल हो सकता है। वेयर में W स्टैंड फॉर वाई, यू हैव टू राइट डाउन, लिखो आप कि वाई यू नीड दिस लोन, हाउ यू आर गोइंग टू रेज दिस लोन। आपको घर के लिए चाहिए, गाड़ी के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, आप उसको पैसे को कैसे रेज करना चाह रहे हो। बिकॉज आज तकरीबन 70 से 80 या इससे ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं फाइनेंस या लोन लेने के। तो हाउ यू वांट टू रेज दिस लोन, किससे लेना है, मतलब बहुत सोच समझ करके आपको लोन लेना है। एग्जीक्यूशन, पैसा आते ही आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का मीटर चालू है, आपको ये पैसा आते ही आप कहाँ पे लगाने वाले हो। एंड लास्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ROI। इस पैसे से व्हाट ROI यू आर जनरेटिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक को आप EMI पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उनको पे करने के बाद आप क्या नेट बचा रहे हो, आपका क्या फायदा हो रहा तो है। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है? क्योंकि आप जाते हैं वो, ये तो मतलब आपने जैसे जिक्र किया कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन देते हैं, तो कैसे तय करना है कि इसके पास जाना फ़ायदेमंद रहेगा और इजीली एग्जिट हो पाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा? देखिए वो तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं प्रोडक्ट वाइज और सेगमेंट वाइज बांटूं तो सैलरीड के लिए आज क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले जब कोई बंदा सैलरीड नौकरी करता है तो वो सबसे पहले एक क्रेडिट कार्ड लेता है या उसको क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आने शुरू होते हैं। क्रेडिट कार्ड एक वो प्रोडक्ट है जिसके आपके पास एक मनी है जिसका आपके पास पहले से डिफाइंड एक लिमिट सेट है, सपोज 1 लाख रुपए, लेकिन आपको वो 1 लाख रुपए यूटिलाइज कब करना है। आपकी पेमेंट सैलरी मान लो आपको आपकी 30 तारीख को आनी है और 20 तारीख तक आपके सैलरी खत्म हो चुकी है। इस 10 दिन को ब्रिज करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया और नेक्स्ट साइकिल में पे कर दिया, बुरा नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं अपना आईफोन ले लूँ, मेरे ऑफिस में या मेरे किसी कलीग के पास आईफोन देखा मैंने 1.5 लाख रुपए का, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन चलो इसको EMI में ले लेता हूँ। और इस तरीके से शो ऑफ करते हुए पहले EMI आता है, फिर बाइक आता है, फिर कार आता है, फिर घर आता है। पता चलता है कि मेरी लाख रुपए की सैलरी है और मैंने 1.25 से 2 लाख रुपए की EMI पाल ली है, ये सोच करके कि कहीं ना कहीं से कभी क्रेडिट कार्ड से टोपी घुमा लूंगा, कभी कुछ टोपी घुमा लूंगा, और वो फिर डेट ट्रैप में फंस के एंड ऑफ द डे पता चलता है बिल्कुल आपके पास अगर डिफाइंड नहीं है आपका गोल, आप लग्जरी के लिए अननेसेसरी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या खर्च कर रहे हो, तो वो आपके लिए कोई रिटर्न ROI निकाल के नहीं दे रहा। आजकल तो क्रेडिट कार्ड में इतना है ना कि कुछ भी अगर आपका बिल आता है फॉर एग्जांपल, तो वो तो ऑप्शंस देते हैं कि इसको भी EMI में कन्वर्ट कर दीजिए, रादर देन आप उसकी लेट पेमेंट करो। आपको लग रहा है तो उसको EMI में इंस्टेंट कन्वर्ट करा लो 3-4-6 महीने के लिए, वो तो फिर भी बेटर है। लेकिन एस्पिरेशन के चक्कर में ये होता है कि आज मैंने लाख रुपए की पेमेंट करनी थी लेकिन मेरे पास पैसे कम थे, मैंने 5% का ऑप्शन बैंक ने मेरे को बोला यू जस्ट हैव टू पे 5%, आप यूज़ करो। वो 5% जो मिनिमम ड्यू अमाउंट जिसको कहते हैं, वो पेमेंट करते करते 6-8 महीने में पता चलता है तकरीबन 40% के ब्याज पे वो पैसा पड़ता है क्रेडिट कार्ड का, अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू की पेमेंट करते हो। इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स जा रहे थे कोई फॉरेन ट्रिप करने के लिए, आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा था, बट आपने पर्सनल लोन लेकर के वो फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर कर लिया, तो आपने इस तरीके से धीरे धीरे अपनी इनकम को स्क्वीज कर रहे हो और सेविंग के बारे में सोचा ही नहीं है। मेरे कई ऐसे भी नोन में है जिनकी इनकम महीने की 5 से 6 लाख रुपए है, लेकिन उनके पास अगले 6 महीने की सेविंग नहीं है कि अगर कल को भगवान ना करे किसी वजह से नौकरी चली जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो जो अपनी लाइफस्टाइल जो मेंटेन कर रहे हैं वो क्या अगले 6 महीने बिना इनकम के मेंटेन कर पाएंगे? तो बहुत ज़रूरी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि लोग ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, फिर बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं होता है। तो किन सिचुएशंस में पर्सनल लोन लेना चाहिए?
पर्सनल लोन अपनी एजुकेशन को आगे फर्दर एजुकेशन को करने के लिए, घर में कोई शादी है सिस्टर की, आपकी खुद की, उसको फंड करने के लिए आप फाइनेंस लेना चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर पर्सनल लोन। बच्चों की एजुकेशन है उसके लिए आप ले सकते हो, लेकिन लग्जरी के हिसाब से मैंने जैसा पहले ही बता दिया लोन जो आपको, है बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन एजुकेशन लोन भी है और पर्सनल लोन भी है, बिकॉज कंपनी पर्सनल लोन में ना कैटेगरी ए बी सी डी करके पर्सनल इनकम, लोन में तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, लास्ट ऑप्शन होना वही मैं बोलने वाला था, क्योंकि पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन में अब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, कंपनी वाइज हर बैंक के अंदर में कंपनी की एक कैटेगराइजेशन की गई है, कैटेगरी ए बी सी डी करके। कैटेगरी ए वो जो फॉर्च्यून 500 अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, जहाँ पे अगर कोई अच्छे सीनियर लेवल पे काम कर रहा है तो वो 10.5-11% पे भी फाइनेंस या फंड पर्सनल लोन अवेलेबल कर सकता है। कैटेगरी डी जो नॉर्मल किसी भी प्राइवेट लिमिटेड या छोटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डी कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए फिर 17 से 20% तक की फाइनेंस अवेलेबल रहती है। तो वो डिपेंड करता है वो किस कंपनी में या किस कैटेगरी में उसकी कंपनी फॉल कर रही है। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें ये भी होता है कि क्या गवर्नमेंट बैंक से लेना चाहिए? देखिए वैसे तो दोनों बैंक जो हैं वो आरबीआई से गवर्न हैं। पर्सनल लोन ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक प्रमोट नहीं कर रहे, कुछ एक दो लोग कर रहे हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए, लेकिन प्राइवेट बैंक में लगभग सारे बैंकों के पास पर्सनल लोन के प्रोडक्ट हैं, क्रेडिट कार्ड के प्रोडक्ट हैं, कार लोन के प्रोडक्ट हैं। तो किसी भी से भी लेना कोई उसमें इतने सोचने वाली बात नहीं है। मतलब बात ये है प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं, मतलब प्राइवेट सेम ही बैंक है बिल्कुल, बिकॉज ये दोनों गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ही रूल्ड है और सबके लिए पॉलिसी कॉमन है। लेकिन पीछे आने वाले पिछले 5 साल में अगर आप देखो तो फिनटेक कंपनी और ऐप बेस्ड कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। ऐप बेस्ड मतलब आप सिर्फ अपनी आधार कार्ड के बेसिस पे 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे के अंदर में फाइनेंस ले लो, और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा वेग है। तकरीबन ये 12% से लेकर के 40% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये फाइनेंस दे रहे हैं। तो आपको इन क्विक मनी जो आपके बेस में आपको 1 घंटे में पैसा अवेलेबल करा रहे हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है। मतलब आपको जो है ये ऐप्स हैं इनसे दूर रहना है। ऐप बेस्ड फाइनेंस से तो मैं कहूँगा कि बिकॉज आप इम्पल्सिव बोरोइंग कर लेते हो, और वो इम्पल्सिव बोरोइंग कल को आपके लिए स्ट्रेस बोरोइंग में कब बदल जाता है वो आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपके मन में जो भी सवाल है, क्योंकि हम सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। अच्छा, जो ये आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोग होम लोन लेते हैं, ये लोन स्विच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब आपका जो होम लोन है वो 4-5 साल तक एक जगह चला या उससे ज़्यादा चला, फिर आपको लगा कि ये तो ज़्यादा पैसे आप दे रहे हो इंटरेस्ट के तौर पे, फिर आप दूसरे उसमें स्विच कर ले रहे हो। देखिए होम लोन ना आफ्टर कोविड स्पेशली रेपो रेट से लिंक्ड है अगर आप किसी बैंक से ले रहे हो। और सपोज, और ये ठीक भी है क्योंकि आरबीआई ने ना गवर्नमेंट जो होम लोन बोरोवर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन निकाला है, अगर वो स्विच करते हैं तो उनके लिए कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। ठीक है। और किसी भी बोरोवर को डिलीजेंटली ये चीज़ देखते रहना चाहिए कि जो उसकी करंट बोरोइंग है क्या उससे बेटर आरओआई उसको किसी और बैंक या किसी और एनबीएफसी से मिल पा रहा है, और अगर मिल रहा है तो उसको स्विच करने में उनको कोई भी एक और ही नुकसान सवाल नहीं है इससे जुड़ा हुआ कि लाइक आपने होम लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो आप शुरुआती सालों में दे देते हो, फिर प्रिंसिपल बचता है, तो फिर स्विच करने में क्या फायदा होगा? देखिए होम लोन ना आइडियली 25 साल तक के लिए भी लोग लेते हैं। तो कितने साल तक लेना चाहिए, ये भी सवाल आ गया। मैं इसमें 2 टिप दूंगा आपके शो के माध्यम से। पहले तो हम बात करें कि आज एक होम लोन कोई भी बोरोवर मैक्सिमम अप टू 25 साल तक के लिए लेता है। और 25 साल में अगर पहले 3 साल में पता चला कि यार मैं सपोज एक्स बैंक से लोन लेकर के बैठा हूँ और मुझे वाई बैंक आधे % का भी बेनिफिट दे रहा है, वो आधा % 1 करोड़ रुपए पे साल का 50,000 रुपये होता है, तो वाई नॉट टू हैव दैट बेनिफिट ऑफ 50,000 एनुअली। पहली बात। दूसरी बात, इनिशियली हम जो 25 साल के फाइनेंस लेते हैं वो इसलिए नहीं लेते कि हमारे को हम चाहते कि 25 साल तक हम लोन पे करते ही रहे। आपको 2 टिप्स मैं आपके शो के माध्यम से दे रहा हूँ कि आपका ये लोन आधे से कम टेन्योर में ख़त्म हो सकता है। अगर आपने 25 साल का लोन लिया है तो आप 2 टिप अलग अलग पैरेलली, इसको दोनों में से कोई भी एक जो आपको सूट करता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। पहला, हर 12 महीने में यू हैव टू पे 1 EMI एक्स्ट्रा। सपोज आपकी 1 लाख रुपए की EMI है, 12 महीने में 12 लाख जाना चाहिए, बट 12 महीने में यू हैव टू पे 13 लाख, 1 EMI एक्स्ट्रा। एंड आफ्टर एवरी 1 ईयर आपको कम से कम 15% से अपनी EMI को इंक्रीज करवा देना चाहिए। अच्छा। तो ये जो 25 साल का लोन है ऑटोमेटिकली आपका फिगर्स है कि 12 से 13 साल में खत्म हो जाएगा, और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आया कि मेरे को अचानक से पूरे पैसे बैंक को वापस करने हैं।
और आप ये 25 साल के लोन को आराम से 13 साल में पे कर सकते हो। अब एक दूसरा सिचुएशन और कि आपको नहीं करना ये भी, तो आपकी अगर 1 लाख रुपए की EMI है, उसका 0.15% 15,000 रुपये 25 साल के लिए पैरेलली एक साथ उसकी SIP शुरू कर दो म्यूचुअल फंड में। तो 25 साल बाद जब आप चेक करोगे कि जितना भी इंटरेस्ट आपने किसी भी बैंक को एज अ इंटरेस्ट पे किया है अपने उस होम लोन के ऊपर में, पैरेलली उतना ही कॉर्पस आपके म्यूचुअल फंड में खड़ा है, सिर्फ 15,000 रुपये की एडिशनल एक और पेन लेकर के। तो आपका टेक्निकली 25 साल बाद आपको लगेगा कि यार मेरे पास घर भी अपना हो गया और मेरे पास इतना पैसा भी आ गया जो मैंने ब्याज के रूप में बैंक को ऑलरेडी पे किया था, और जो आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, तो ये एक तो बढ़िया ये टिप दो है। चीज़ें आप पैरेलली यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी बड़े लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। अच्छा, अगर हम कार लोन लेते हैं तो कितने साल का लेना चाहिए, जिसमें क्योंकि आपने नई कार ले ली, फिर पेट्रोल का भी वो होता है, लोग बाद में परेशान होते हैं, शुरू में नहीं सोचते कि यार हमने तो इतना लंबा कर दिया, इतनी मोटी EMI भी जा रही है, वो लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। इनिशियली जब आपको याद होगा मैम, ये 3 साल के लिए पहले कार लोन मिलता था और अब 7 साल तक के लिए भी मिलना शुरू हो गया है। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन में हर आदमी 5 साल आते आते अपनी कार को बेच देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप आइडियल टाइम बात करो तो 4 से 5 साल इज़ द बेस्ट आइडियल टेन्योर जिसमें आपको एक कार लोन प्लान करना चाहिए, बिकॉज कार लोन इज़ अ डिप्रिशिएटिंग एसेट। एक तो जैसा आपने खुद बोला कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, तो 4-5 साल के अंदर में आप अपनी नई गाड़ी को स्विच कर सकते हो। तो 4 से 5 साल इज द आइडियल टेन्योर जिसमें आप अपने कार लोन को प्लान करो। इससे ऊपर के और लिए होम लोन का टेन्योर टेन्योर आपने बताया 25 साल है, तो वो भी आइडियली कितने समय का होना वो चाहिए? डिपेंड करता है इनकम बेस पे और Income एज बेस पे। तो मतलब ये जो अगर भी मैंने- आप ऑप्शन चुन रहे हैं उसमें आपको इनकम जरूर देखना है, ऐसा नहीं है कि दूसरे ने ऐसा किया है तो आप कर लो, आपको अपनी इनकम देखनी है। इनकम एंड एज, होम लोन का टेन्योर एज पे भी डिपेंड करता है। अगर मैंने आज जल्दी काम शुरू किया, मेरी 25-30 साल की उम्र है, मैं 25 साल के लिए लोन ले सकता हूँ, तो 55 साल जब तक मेरी रिटायरमेंट आएगी मैं उस लोन से बाहर हो जाऊंगा। अब मैंने 40 साल की उम्र में 25 साल का लोन लूंगा, कुछ नहीं पता, अपने ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर ना ले लूँ। तो फिर मेरा ये पहला जो टिप मैंने आपको बताया, बिकॉज हम 25 साल या 20 साल का लोन क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे पे EMI का लोड कम लोड पड़े। कम हो जाए। लेकिन उस EMI के लोड को इनिशियल कम रखने के लिए आप ये स्ट्रैटेजी रख लो कि भाई 12 में 13 किस्तें पे करनी है और 10 से 15% से EMI हर साल बढ़वा देनी है, तो मैं 25 साल का लोन 12-13 साल में अपने आप ही फ्री हो जाऊंगा। तो वो स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। बिल्कुल। और अभी खबर भी ये आई है कि जो लोग फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हैं उसके लिए क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो लोग यूज़ करते ही हैं अगर लोन ना भी लिया हो। देखिए, क्रेडिट स्कोर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। लेकिन जो अभी जो आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे हो ये रहा था कि कई बारी जो फर्स्ट टाइम बोरोवर है, जिन्होंने पहले ना कोई क्रेडिट कार्ड लिया ना किसी भी तरीके का लोन लिया, तो उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं मिली बैंक को। तो बैंक उनके केस को डिक्लाइन कर रही है कि ये कह करके कि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो हम आपको फाइनेंस नहीं कर रहे। तो इस पर गवर्नमेंट की एक इंटरवेंशन आई है कि जो फर्स्ट टाइम बोरोवर हैं उनको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि वो लोन ना लें। लेकिन वो लोग जिन्होंने पहले कोई लोन ले रखा है और किसी भी वजह से सिविल ख़राब है या थोड़ा सा लेट पेमेंट की वजह से स्कोर कम हो रहा है, तो सिविल स्कोर तो एक तरीके से सारे बैंकों के लिए एक आईना है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कुंडली देखते हैं। हाँ। तो बैंक आपकी कुंडली चेक कर रहा होता है, सिविल स्कोर के थ्रू पता चलता है कि आपने पहला लोन कब लिया था, कितने साल से लोन लेते हुए आ रहे हो, किन किन तरीके के लोन लिए हुए हैं और उनकी रीपेमेंट आपने कब कब टाइम पे करी है, कब कब थोड़ा डिले हुआ है। तो ये दिखाता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो क्रेडिट स्कोर आज के टाइम में सारे बैंकों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अगर फैक्टर किसी है। का सिविल स्कोर खराब है, यानी कि क्रेडिट स्कोर खराब है, तो उसको ठीक कैसे करें? देखिए, ये वही बात होगी, अगर किसी को बीमारी लग गई है तो बीमारी ठीक कैसे हो, तो सबसे पहले तो है प्रिकॉशन। अच्छा। जिस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हुआ है उन सबको एक जगह पे तो लिस्ट डाउन करो कि भाई किन किन लोनों की वजह से मेरे स्कोर खराब हुए हैं, और उन लोन को आपने जो सेटल कर दिया ना, वो सेटल करके आपने गलती कर दी है, आपके क्रेडिट स्कोर में हमेशा के लिए वो एक डिफ़ॉल्ट का रेट एक ठप्पा लग गया। कहने का मतलब, अगर एक बारी कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो वो लिखा हुआ है हर जगह, थाने में कहीं पे भी, कि यार ये इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है चोर का। उसी तरीके से सिविल स्कोर के अंदर में भी यही है कि एक बारी आपका स्कोर खराब हो गया तो सबके लिए एक रिकॉर्ड बन चुका है कि तो आपका। मतलब अगर आपने उस लोन को रिपे भी कर दिया तो भी खराब ही रहेगा? अब आपको क्या करना है कि उन बैंकों से बात करके जो सेटल अमाउंट पे किया, किसी को 5 लाख देना था लेकिन आपने 2 में सेटल कर दिया, बोला यार मुझे NOC दे दो, मैं इससे ज़्यादा नहीं पे कर सकता, उन बैंकों के लोन को अप्रोच करके उनको बाकी जो भी रह गया उनको पे करने पड़ेंगे आपको धीरे नहीं, और धीरे। अगर पे कर दिया तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अब आपको बताता हूँ इम्प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले आपको
अपनी एफडी के अगेंस्ट किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल क्रेडिट कार्ड तो आपको मिलेगा नहीं। अच्छा। लेकिन आप किसी बैंक के पास जाए और बोले मेरे पास 1 लाख रुपए की मैं आपको एफडी दे रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे 1,90,000 का मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दो, फिर उसकी यूटिलाइजेशन आप बिल्कुल डिलीजेंटली करो। नॉर्मली जो सिविल का एल्गोरिदम है, आपके क्रेडिट लिमिट का 30 to 40% से ज़्यादा आपको कभी भी यूज़ इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अच्छा। अगर आपकी 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड है तो आप 30 से 40 हज़ार रुपये हर महीना यूटिलाइज करो। ड्यू डेट से 2 दिन 4 दिन पहले पेमेंट कर दो, तो बैंक या जिससे भी आपने कार्ड लिया वो आपको खुद एक ऑफर करना शुरू कर देंगे कि सर आप इसके अगेंस्ट कुछ छोटे मोटे लोन ले सकते हो, चाहे आप कोई मोबाइल का लोन लो, बाइक का लोन लो। फिर धीरे धीरे वो लिया हुआ लोन और उसका पे किया हुआ टाइमली रीपेमेंट आपके स्कोर को धीरे धीरे ठीक करेगा। बट धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने आज से शुरुआत करी अपने क्रेडिट पुराने स्कोर को ठीक करना, तो साल से 2 साल लग सकता है कि जब दोबारा आपका स्कोर 750 से 750 के बीच आ पाए। उसके बाद ही फिर बैंक कोई कंसीडर करता है आपके एप्लीकेशन को फर्दर फाइनेंस के लिए। ये बहुत ज़रूरी बात है आप बता रहे हैं। कुछ आपके मन में सवाल हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमें हमसे सवाल आप ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि आजकल जब आपने बताया कि हर ऐप पे हमें नहीं जाना है, लेकिन जब भी कोई इंसान जो आम लोग हैं लोन लेने की सोच रहे हैं, या कई बार पैसा होता है तो वो इसलिए भी लेते हैं कि भाई आप एक मुश्त पैसा कहीं पे लगा रहे हैं, उससे बेटर है कि आप लोन ले रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, तो ये भी ठीक है। देखिए मैंने बताया ना कि वो कोई बुरा नहीं है। जैसे अगर मैंने घर लेना है आज 1 करोड़ रुपए का, मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है तब भी मैं अगर बैंक से फाइनेंस लेकर के 1 करोड़ रुपए ले रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 चीज़ों पे मेरे को मेन चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो मैं अपनी इनकम के 40% से ज़्यादा लोन नहीं ले रहा। दूसरी बात, मैं जितनी भी आज की ईएमआई ले रहा हूँ अगले 6 महीने का मेरे पास बिना किसी काम धंधे के उसको पे करने की कैपेसिटी है। अगर वो है तो आप फाइनेंस ले सकते हो, क्योंकि कोविड वाली सिचुएशन से ही हम सीख लेते हैं। किसी ने भी प्लान नहीं किया था कि अचानक से 2-3 महीने के लिए घर बैठेंगे। कईयों की नौकरियां गई। जिनके पास बैकअप थे, जिन्होंने उस तरीके से सोचा था, इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, सेविंग बना रखी थी, वो आज सर्वाइव करके अपने चाहे बिजनेस को या अपने चाहे जॉब को 2x 3x 4x तक भी ले गए। बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी भी कहते हैं कि ईएमआई मतलब अगर पैसा है एक मुश्त, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी लेनी है, फॉर एग्जांपल 12 लाख की गाड़ी है, तो आप 12 लाख हैं तो दे दो ईएमआई में। ये क्या आप एडवाइस करेंगे? आप 12 लाख रुपए आपके पास है तो उस 12 लाख रुपए को आप कहीं इन्वेस्ट कर दो जो महीने का 10 से 15% आपको रिटर्न दे दे। अच्छा। बैंक तो 8 से 10% के ब्याज पे आपको फाइनेंस कर ही रहा है। बात यह है कि मेरे को फाइनेंस लेने में कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास उसको पे करने की कैपेसिटी इतनी है कि कल को अगर एक मुश्त बंद करना पड़े, एक बारी में बंद करना पड़े, तो मैं बंद करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। लेकिन वो 12 लाख रुपए अगर आप आज गाड़ी में जैसे आप कह रहे हो ले लूँ, मेरा गाड़ी इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। 12 लाख रुपए मुझे कुछ रिटर्न निकाल के नहीं देगा। गाड़ी तो मैं चलाऊंगा अपने लग्जरी के लिए। यही अगर मैंने यही 12 लाख रुपए घर के लिए भी मैं सेम बोलूंगा। अगर वही आज होम लोन तो सबसे सस्ता आरओआई पर है, 7.25 से 7.5%। माइंडफुल तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर फायदे। वॉरेन बफे की एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर मुझे पता हो ना फाइनेंस या पैसे को किस तरीके से यूज करना है जिससे मैं पैसा बना पाऊँ, तो मैं $1 बिलियन भी बैंक से लोन ले सकता हूँ। और आज जितने भी स्मार्ट बोरोवर हैं, चाहे जितने भी, ऐसा नहीं है आपके आसपास में बैंकों में हर जगह पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसे से पैसा बनाया। और बड़े बुजुर्ग ये भी तो कह के गए हैं कि पैसे से पैसा बनता है। हाँ, मतलब तो आपने कहीं रख दिया और उसको फिर आप 20 साल बाद सोच रहे हैं कि आज के 2 लाख है वो उतना नहीं। तो लोन लेने में मैंने बताया ना, लोन लेना बुरा नहीं है। लोन ले रहे हो शो ऑफ के लिए, आपकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आपको दिखाना है। मतलब कितने साल बाद जो है लोन को क्लोज करना, अगर पैसा आ जाए या आपको लग रहा है मैंने बताया आप 25 साल का लोन लो, मेरे टिप्स अपनाओ, 12 साल में फिनिश कर लो। कार लोन 4 साल के लिए लो, मतलब 4 साल 5 साल फिर आपको देना ही नहीं है, जो कुछ भी नहीं करना आपको, आप आराम से उससे एग्जिट हो सकते हो। बिजनेस के लिए अगर आप फाइनेंस ले रहे हो, कोई भी बिजनेसमैन के लिए आज बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि उनके पास इजीली अवेलेबल फाइनेंस नहीं हो रहा होता। बिजनेसमैन के लिए बैंकों के पास इतने सारे स्कीम्स हैं, इतने सारे ऑफर्स हैं, लेकिन उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है और आपके पास पोटेंशियल है कि आप अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड टर्नओवर बढ़ा सकते हो, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैंक के पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, जो 8.5 से 9% साल के ब्याज पे पैसा मिल जाता है। और आज कोई भी बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए लेगा और साल में 5 बारी भी उस पैसे को घुमा पाएगा, तो 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर ऐड कर दी उस 1 करोड़ रुपए से, बैंक को साल के 8 लाख रुपए ब्याज दे भी दिए और 10% के मार्जिन पे भी काम कर रहा है, तो 40 लाख रुपए वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा बचा करके अपने ही पैसे से। प्रॉपर्टी का जो कागज है वो घर पे पड़ा हुआ क्या ही दे रहा है।
इससे अच्छा बैंक को आपने दे करके उसको यूटिलाइज किया और अपने बिजनेस को स्केल किया। आज बड़े से बड़े कॉर्पोरेट एमएसएमईज क्या कर रहे हैं, पैसे को लिवरेज कर पा रहे हैं बिकॉज उनके पास आइडिया है, नॉलेज है कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है। बैंकों के पास अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है जिसमें 15 करोड़ रुपए तक की फंडिंग बैंक आपको अरेंज करके दे तो देता है। आप जो ये ऐसे लोन की सोच रहे हैं, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है, तो उनको आप क्या खास टिप्स देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन, उनको पहले तो दो चीज़ें हम बात करेंगे। अगर बात करते करते आपस में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं यार लोन लेना चाहिए, मतलब यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि यार वो लोन लेना चाहिए, इस पैसे से मैं अपने बिजनेस को स्केल कर पाऊंगा, तो यू कैन गो फॉर अ लोन। और बात करते करते लगेगा यार कि अब लोन लेना पड़ेगा, मतलब मैं पिछले ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ, उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए मेरे को एक और लोन लेना चाहिए, तो ये अलार्म है धीरे धीरे आपके डेट ट्रैप में फंसने का। तो ये दो सोच है। आपको सोचना ये है कि जब आप फाइनेंस लेने का प्लान कर रहे हो तो आपका माइंडसेट या आपके दिमाग, आपकी टीम के साथ जो डिस्कशन हो रही है वो किस तरीके का वर्ड यूज़ कर रहे हो। आपको चाहिए कि एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया वैसे भी 2047 तक हम कह रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल एक एमएसएमई प्ले कर रहा है। एमएसएमई के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करने के लिए फाइनेंस लेना है, अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए फाइनेंस लेना है, तो इट इज़ अ गुड टाइम टू गो फॉर अ लोन। इसमें अगेन जो मैंने वेयर फ्रेमवर्क की बात करी है उसके साथ बैठ करके आप प्लान करें कि अगर मैं इस पैरामीटर्स पे, वेयर पैरामीटर्स पे फाइनेंस लेता हूं तो मैं कितना आरओआई जनरेट कर पाऊंगा। आइडियली मेरा कहना है अगर बैंक को आप साल का 10 लाख रुपए ब्याज दे रहे हो तो आप 30 से 40 लाख रुपए नहीं कमा रहे, तो आपको वो फाइनेंस या वो लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी बिजनेस को। ठीक है। तो बिजनेस के माइंडसेट से तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना आरओआई जनरेट कर पा रहे हो, बिकॉज उसी से आप बैंक को वापस करोगे। तेल तो तिल में से ही निकलेगा। बिल्कुल। मुकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स दी, इतनी अहम बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।